लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो जैसे कि आपने बुद्धि के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, उसी के आगे हम आज ये सेशन कंटिन्यू करेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत उसमें बचा था। तो आज का जो सेशन है उसी का दूसरा पार्ट है बुद्धि के सिद्धांत, यानी बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। और ये सेशन जो है टीचिंग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं कम्पिटेटिव, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है डीएलएड का कोर्स है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आपको आज जो है बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, बिना स्किप किए आप लोग देखिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर जब भी वीडियो आए तो आप लोग देख सकें। और चैनल पर विभिन्न विषयों की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपका ज्ञानवर्धन कर सकती हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने बुद्धि का पहला सेशन नहीं देखा है उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप लोग उस लिंक के द्वारा जाइए, पहला सेशन देख लीजिए। उसके बाद आप दूसरा सेशन देखेंगे तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे से संबंधित हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का दूसरा सेशन बुद्धि का, बुद्धि के सिद्धांत। देखिए बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ठीक है। अब इस सिद्धांत को देने का मुख्य श्रेय जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने को, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, देखिए मैंने लास्ट में पिछले वाले सेशन में चार्ट एक आपको दिखाया था, जितने सिद्धांत हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा। जितने भी सिद्धांत हैं सबके जो है देने वाले का नाम, यानी जो जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है सबको याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक कारक सिद्धांत को दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने ने। इनके साथ साथ इस सिद्धांत के समर्थक में साइमन स्टर्न और टर्सन को भी माना जाता है, यानी इन्होंने भी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को जो है अपना समर्थन दिया था। यानी प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने का जो एक कारक सिद्धांत था उसका समर्थन साइमन ने भी किया, स्टर्न ने भी किया और टर्सन ने भी किया। तो ठीक है, तो इसके अनुसार एक कारक सिद्धांत को एक अविभाज्य इकाई माना गया है जो मानव के समस्त मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है। यानी एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना गया है जिसे बांटा नहीं जा सकता है, और मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं को संचालित करती है बुद्धि, जो कि अविभाज्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत खत्म हो गया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, अब इसके अनुसार ये देखिए स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना दो कारकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक सामान्य योग्यता यानी जनरल फैक्टर, दूसरी होती है विशिष्ट योग्यता यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो इनके अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार, बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना होता है, सामान्य योग्यता यानी जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो देखते हैं सामान्य योग्यता यानी जनरल फैक्टर क्या होता है। इसको जन्मजात कारक के रूप में माना जाता है, यानी जो सामान्य योग्यता होती है हमारे अंदर ये जन्मजात होती है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। यानी जो सामान्य योग्यता होती है ये जन्मजात हमारे अंदर विद्यमान रहती है, ठीक है। और ये सबकी एक समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सामान्य योग्यता भिन्न भिन्न होती है, और प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी इसलिए निश्चित होती है, ठीक है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी, यानी जनरल फैक्टर जो होता है इन्होंने मानसिक ऊर्जा की इसको संज्ञा दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को कौन सी ऊर्जा की संज्ञा दी थी, तो आप लोग याद रखिएगा जो है मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं, ये सामान्य योग्यता हो गया, यानी सामान्य योग्यता जो होता है ये व्यक्ति में जन्मजात होता है और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता किसी भी कार्य करने की भिन्न भिन्न होती है। अब विशिष्ट योग्यता के बारे में जानते हैं। विशिष्ट योग्यता यानी स्पेसिफिक फैक्टर, किसी विशेष कार्य करने की योग्यता रखना, यही विशिष्ट योग्यता होता है, ठीक है। किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता रखना, ये आपके पास विशिष्ट योग्यता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति संगीत में रुचि रखने का एस कारक अधिक हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति में पढ़ने का एस कारक मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, कम हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति संगीत उसे अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो। तो इसके अनुसार यही है कि कोई व्यक्ति अगर उसके पास एक विशिष्ट गुण है तो जरूरी नहीं कि उसके पास दूसरा भी विशिष्ट गुण हो। तो जो है स्पीयरमैन की जो दो हैं, एक सामान्य योग्यता और दूसरा विशिष्ट योग्यता, तो सामान्य योग्यता जन्मजात होती है और विशिष्ट योग्यता ये जो है अर्जित की जा सकती है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रत्येक बौद्धिक कार्य करने के लिए जी और एस फैक्टर यानी जो है जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर दोनों का होना आवश्यक है। इसमें जो है जी फैक्टर जन्मजात होता है और एस फैक्टर अर्जित होता है। जन्मजात यानी जी फैक्टर जो आपका सामान्य योग्यता है ये आपके जन्म से आपके अंदर विद्यमान रहती है, और एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर को आप अर्जित कर सकते हैं, यानी उससे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। आप लोगों ने दो कारक देखा, एक कारक द्विकारक सिद्धांत, अब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया।
अब आगे जो है त्रिकारक सिद्धांत भी, इसे भी स्पीयरमैन ने दिया था। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था बुद्धि दो कारकों से नहीं अपितु बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है, यानी बहुकारक सिद्धांत। इसको थॉर्नडाइक ने दिया था, माफ कीजिएगा, स्पीयरमैन ने नहीं दिया था। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने जो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा था, स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था उसका इन्होंने खंडन कर दिया था थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि दो कारकों से नहीं अपितु बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी हुई है। यानी स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, एक सामान्य योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, लेकिन जब थॉर्नडाइक ने इसका खंडन कर दिया, इन्होंने कहा कि बुद्धि केवल दो कारकों से नहीं अपितु बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है, और किसी मानसिक कार्य को करने के लिए कई छोटे छोटे कारक आपस में मिलकर कार्य करते हैं। तो ये आपकी जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जो स्पीयरमैन ने कहा था द्विकारक सिद्धांत वो उनका गलत है। बुद्धि केवल दो कारकों से मिलकर नहीं बनी है, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी होती है, और कोई कार्य करना होता है तो छोटे छोटे जो कारक होते हैं वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। सन 1937 ईस्वी में समूह कारक सिद्धांत की खोज थर्स्टन ने की थी, याद रखिएगा। समूह कारक सिद्धांत की खोज जो है थर्स्टन ने की थी। ये आपके थर्स्टन है, ठीक है, यही आपके थर्स्टन है। ये इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत एक प्रकार से बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत के मध्य का स्तर है। ये लाइन आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है वो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत के मध्य का स्तर है, याद रखिएगा। द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत के मध्य के स्तर को जो है समूह कारक सिद्धांत कहा जा सकता है। इसकी खोज जो है थर्स्टन ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड थे, इन्होंने जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका मत था कि बुद्धि के सभी अवयवों को तीन विमाओं में रखा जा सकता है, ठीक है। एक होती है विषय वस्तु, एक होती है संक्रिया, एक होता है उत्पाद या परिणाम। तो बुद्धि के जितने भी सभी अवयव हैं, सभी अवयव यानी जितने भी तत्व हैं सबको तीन भागों में विभाजित किया सकता है, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या परिणाम। तो ये त्रियामी सिद्धांत है, इसको जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, यानी अगर आपके पास ये तो सिद्धांत हो गए, ठीक है। अब किसी की और बुद्धि आपने पिछले सेशन में देखा ही था, बुद्धि के प्रकार। अब किसी के पास बुद्धि है तो उसका मापन कैसे किया जा सकता है कि उसके पास कितनी बुद्धि है, यानी IQ लेवल उसका कितना है। तो चलिए जानते हैं बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, यानी बुद्धि मापन के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। अब बुद्धि जो है, बुद्धि मापन करने के लिए अनेक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना परीक्षण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम चलते हैं, देखते हैं कि बुद्धि के जो परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि के परीक्षण जो है मुख्यतः दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा तो यानी पर्सनली केवल एक व्यक्ति का एक बार में परीक्षण किया जा सकेगा, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कई लोगों का एक बार में परीक्षण किया जा सकता है। तो ये बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब चलिए जानते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, माफ कीजिएगा, पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद सामूहिक बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता एक बार में केवल एक व्यक्ति के सामने ही परीक्षण समस्याओं को रख सकता है। जाहिर सी बात है, अगर व्यक्तिगत परीक्षण हो रहा है, व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनली, एक इंडिविजुअली, यानी एक बार में एक ही लोगों का बुद्धि परीक्षण होगा। तो परीक्षणकर्ता अगर एक लोग रहेंगे तो उन्हीं के सामने ही जो है परीक्षण समस्याओं को रख सकता है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को जो है कुशल प्रशिक्षक होना आवश्यक है। यानी जब आप किसी का जो है इंडिविजुअली कोई परीक्षण ले रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, उसके बारे में आप निपुण हो, अच्छी तरीके से आपको आता हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि परीक्षणकर्ता को जो है कुशल प्रशिक्षक होना आवश्यक है। परीक्षककर्ता परीक्षार्थियों के मध्य मधुर संबंध होना आवश्यक है। यानी किसी का मान लीजिए आप बुद्धि मापन कर रहे हैं, तो अगर आप मापन कर रहे हैं और किसी परीक्षार्थी का, तो दोनों के बीच में जो है मधुर संबंध होना चाहिए, घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं तो आपका जो वो जो है बुद्धि मापन सही से नहीं हो पाएगा। इस परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक प्रश्न परीक्षार्थियों के सामने रखे जाते हैं। यानी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न परीक्षार्थियों के सामने रखे जाते हैं। तो ये आपका हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है सबके सामने इंडिविजुअली यानी एक व्यक्ति के सामने जितनी भी परीक्षण समस्याएं होती हैं सबके सामने रखा जाता है, और इसमें टाइम भी अधिक लगता है। तो ठीक है, अब वही जानते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है।
छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बौद्धिक विकास यानी उनकी बुद्धि जो है उसके विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पिछड़े बालकों के विकास हेतु यानी जो छोटे मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके विकास के हेतु, छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास के हेतु, मंद बुद्धि बालकों के विकास के हेतु, व्यवसायिक निर्देशन के लिए। तो ये सब प्रकार हैं, इन सभी जगह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस परीक्षण में समय और धन अधिक लगता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसमें समय और धन अधिक लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्योंकि प्रत्येक के सामने आपको जाना पड़ता है बारी बारी से वही समस्याएं लेकर के। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये मतलब कुछ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आपके सामने है, ये नाम याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें में से ये इंपॉर्टेंट है भाटिया बुद्धि परीक्षण। देखिए पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा है स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण, तीसरा है भाटिया बुद्धि परीक्षण, चौथा है डेविड वेसलर बुद्धि परीक्षण। तो ये आपके सामने 4 बुद्धि परीक्षण हैं। एक है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, दूसरा है स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण, तीसरा है भाटिया बुद्धि परीक्षण और चौथा है डेविड वेसलर बुद्धि परीक्षण। तो ये चारों जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, जिसमें से भाटिया बुद्धि परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की तरफ। इस बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय युद्ध का जो टाइमिंग है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय सामूहिक बुद्धि परीक्षण का चलन जो है प्रचलन में आया। सेना में सैनिकों की संख्या अधिक करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ी थी। यानी जैसे आप किसी को, सभी को तो सेना में रख नहीं सकते हैं, उनकी बुद्धि का परीक्षण करना पड़ेगा कि ये सही है, ठीक है, नहीं तो पता लगे गलत आदमी को रख लें तो वो जाके अपनी ही सेना पे हमला कर दे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जो है अब एक लोग को करेंगे नहीं, इतना तो टाइम नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में शामिल करना होता है, इसीलिए वहाँ पे सामूहिक बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। इस विधि में अंग्रेजी जानने और अंग्रेजी न जानने वालों के लिए 2 कोड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी अब जो है जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में 2 प्रकार बांट दिए गए, एक जो अंग्रेजी जानते थे, दूसरा जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अब देखिए बुद्धि परीक्षण के प्रकार का नाम भी देखिए, आर्मी अल्फा परीक्षण, क्योंकि आर्मी में भर्ती करने के लिए इनका परीक्षण होता था तो इसका नाम ही बटा हुआ है आर्मी अल्फा परीक्षण। यानी जो अंग्रेजी जानने वाले थे उन्हें हम आर्मी अल्फा परीक्षण कहते थे, और जो अंग्रेजी नहीं जानने वाले थे उन्हें आर्मी बीटा परीक्षण कहा जाता था। ये देखिए अंग्रेजी ना जानने वाले, ठीक है, देखिए आर्मी बीटा परीक्षण। दूसरा है अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए ये आर्मी बीटा परीक्षण था, और जो अंग्रेजी जानने वाले थे उनके लिए आर्मी अल्फा परीक्षण था। ठीक है, अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक साथ अनेक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण होता था। ये देखिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक बार में एक ही लोगों का बुद्धि परीक्षण होता था, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आप एक साथ अनेक लोगों का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। इसमें धन और समय दोनों की बचत होती थी। ठीक है, अब कुछ जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये आपके नीचे दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए। जलोटा बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण, मेहता बुद्धि परीक्षण। तो इसमें जो टंडन बुद्धि परीक्षण है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो याद रखिएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो है टंडन बुद्धि परीक्षण, मेहता बुद्धि परीक्षण और जलोटा बुद्धि परीक्षण ये सब आते हैं। अब देखिए सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता था। यानी सब जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सामने समस्याओं को शब्दों या भाषा के रूप में प्रस्तुत करता था और परीक्षार्थी भी इसी माध्यम में उत्तर देता है। यानी आप ध्यान से देखिएगा, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता था। यानी आप चाहे पर्सनल इंडिविजुअल एक लोगों का बुद्धि परीक्षण कर रहे हो, चाहे ग्रुप में कर रहे हो, दोनों में जो है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी के सामने समस्याओं को शब्दों या भाषा के रूप में प्रस्तुत करता था, और जो परीक्षार्थी होते थे परीक्षार्थी वो भी उसी रूप में उत्तर देते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो है सामूहिक और